तो आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत हम एक ऐसे विषय से कर रहे हैं जो शायद पहली नज़र में सिर्फ एक सैन्य घटना लगे। जी बिल्कुल। लेकिन असल में ये बहुत गहरी बात है। साल 2025 के समय पे अगर हम गौर करें तो हुर्मुज का जो संकरा और बेहद अहम समुद्री रास्ता है, हाँ, जहाँ से पूरी दुनिया का भारी मात्रा में तेल गुजरता है। बिल्कुल, लगभग 20% ऊर्जा आपूर्ति हर दिन वहां से गुजरती है। तो वहां अचानक एक ऐसी नौसेना की गश्त शुरू हो जाती है जो अमेरिका या उसकी किसी पश्चिमी सहयोगी की नहीं है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या है इस पूरी घटना में, वो ये है कि वे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं तोड़ रहे हैं। मतलब बिना एक भी गोली चलाए या बिना कोई आक्रामक रुख अपनाए एक पूरी नई वैश्विक हकीकत आकार ले रही है। वाकई ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम द नेवल आर्किटेक्चर ऑफ अ न्यू पैसिफिक ऑर्डर नाम के एक स्रोत के आधार पर इसी घटना की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसा घटनाक्रम है जो दशकों पुरानी इस मान्यता को जड़ से हिला रहा है कि अमेरिकी रणनीतिक प्रभुत्व को कोई चुनौती नहीं दे सकता। देखिए, ये घटनाक्रम इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वैश्विक स्तर पर ताकत का असल मतलब क्या होता है। अमूमन हम मान लेते हैं कि विश्व व्यवस्था किसी ठोस इमारत की तरह है। हाँ, जिसे गिराने के लिए किसी बम या युद्ध की जरूरत होगी। बिल्कुल सही। हमें लगता है कि इसके खंभे या तो युद्ध से टूटेंगे या फिर किसी बड़े आर्थिक पतन से। लेकिन जो बात हम हुर्मुज के इस नौसैनिक पारगमन में देख रहे हैं वो रातों रात नहीं हुई है। ये एक बहुत ही धीमी, व्यवस्थित और पीढ़ियों तक चलने वाली रणनीति का नतीजा है। हाँ, और यहाँ मैं जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इस पूरे भू राजनीतिक बदलाव को निष्पक्ष नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। हम यहाँ पूरी तरह से तटस्थ होकर केवल उन तंत्रों और रणनीतियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। क्योंकि जब कोई इस तरह की घटनाओं का विश्लेषण करता है तो पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि ये सिर्फ कुछ युद्धपोतों के अपनी सीमा से बाहर जाने का मामला है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर हम प्रशांत महासागर में बन रही इस नई व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो हमें एक बहुत ही बुनियादी और पुरानी कमजोरी की ओर लौटना होगा। स्रोत के अनुसार इस पूरी महत्वाकांक्षी रणनीति की नींव दरअसल एक गहरे डर पर टिकी है। और उस डर को भू राजनीतिक भाषा में मलक्का की दुविधा या द मलक्का डिलेमा कहा जाता है। अच्छा, ये क्या है? अगर हम चीन की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा को देखें तो वो ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भर है। हमारा जो स्रोत है वो एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखता है। क्या आंकड़ा है वो? चीन का 76% आयातित तेल उन समुद्री रास्तों या चोक पॉइंट से होकर गुजरता है जहां अमेरिका का या तो सीधा नियंत्रण है या फिर गहरा प्रभाव है। 1 मिनट, 76%? जी हाँ, 76%। मलक्का जलडमरू मध्य उनमें से सबसे अहम है। बाप रे, 76% तो कोई छोटी मोटी निर्भरता नहीं है। ये तो सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था का गला दबाने जैसी स्थिति है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी कमजोरी है ये। अगर इसे थोड़ा आसान बनाते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी की किसी उपमा से समझते हैं तो ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए किसी ने एक बेहद आलीशान अरबों डॉलर का हाईटेक घर बनाया हो। हाँ, उस घर में दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद हो जी। लेकिन उस पूरे घर के पानी की जो मुख्य पाइपलाइन है ना, उसका कंट्रोल वॉल्व पड़ोसी के आंगन में लगा हो। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। मतलब जब तक सब ठीक है तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी भी तनाव की स्थिति में वो पड़ोसी सिर्फ एक वॉल्व घुमाकर आपकी उस आलीशान घर को पूरी तरह से ठप कर सकता है। बिल्कुल, और यही वो ढांचागत कमजोरी है जिसने उनकी नौसैनिक रणनीति की दिशा पूरी तरह बदल दी। आज से कुछ दशक पहले तक उनकी नौसेना मुख्य रूप से एक ग्रीन वाटर नेवी या तटीय रक्षा बल तक ही सीमित थी। मतलब उनका मुख्य काम सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करना था। हाँ, बस तटीय इलाकों की रक्षा करना। लेकिन जब आपकी अर्थव्यवस्था दुनिया की फैक्ट्री बन जाए और उस फैक्ट्री को चलाने वाला ईंधन किसी दूसरे की दया पर निर्भर हो
तो केवल तटों की रक्षा करने से काम नहीं चलता। हाँ, ये तो तर्कसंगत बात है। इसी मलक्का की दुविधा ने उन्हें मजबूर किया कि वे अपनी सैन्य प्राथमिकताओं को बदलें और एक वैश्विक ब्लू वाटर नेवी यानी गहरे समंदर में दूर तक गश्त करने में सक्षम नौसेना का निर्माण करें। लेकिन एक मिनट, यहाँ ये बात मुझे थोड़ी अटपटी लग रही है। क्यों, क्या हुआ? देखिए, ब्लू वाटर नेवी बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसमें दशकों लगते हैं, खरबों डॉलर का खर्च आता है और इसके लिए पूरी दुनिया में लॉजिस्टिक्स का जाल बिछाना पड़ता है। जी, ये तो है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक ऐसी नौसेना बना भी लेते हैं और उसे उन रास्तों पर भेजते हैं जहां पहले से ही अमेरिका जैसी स्थापित महाशक्ति का दबदबा है, तो क्या इससे सीधे टकराव का खतरा नहीं बढ़ता? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। मतलब क्या पुरानी महाशक्ति एक नई उभरती हुई नौसेना को बस यूं ही अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में सामान्य तरीके से गश्त लगाने देगी? तो देखिए, यहीं पे इस पूरी रणनीति का सबसे दिलचस्प और जटिल हिस्सा सामने आता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब कोई नई महाशक्ति उभरती है तो वो पुरानी व्यवस्था के नियमों को तोड़कर या युद्ध करके अपना रास्ता बनाती है। हाँ, ऐतिहासिक रूप से तो ऐसा ही देखा गया है। लेकिन यहाँ रणनीति इसके बिल्कुल उलट है। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि चीन उदार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था यानी लिबरल इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्डर के स्थापित नियमों का ही उपयोग कर रहा है। मतलब वे नियम नहीं तोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये वही नियम पुस्तिका है जिसे अमेरिका और उसके सहयोगियों ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में मुक्त व्यापार सुनिश्चित करने के लिए लिखा था। दिलचस्प है। इसमें नौवहन की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सिद्धांत सबसे अहम है। यह सिद्धांत कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किसी भी देश का जहाज शांतिपूर्ण तरीके से गुजर सकता है। अच्छा, तो यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि वे मूल रूप से अमेरिका के ही बनाए नियमों को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक यही हो रहा है। अमेरिका ने दशकों तक इन्हीं नियमों का हवाला देकर दुनिया भर में अपने युद्धपोत तैनात किए हैं। अब चीन भी ठीक वही तर्क दे रहा है। मतलब वे उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम कोई आक्रामक सैन्य अभियान नहीं कर रहे हैं, हम केवल अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत मुक्त व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गश्त लगा रहे हैं। वे अपनी इस मौजूदगी को धीरे धीरे सामान्य कर रहे हैं। लेकिन इस सामान्यकरण के पीछे का विज्ञान क्या है? मतलब ये काम कैसे करता है? क्योंकि एक दिन अचानक कोई युद्धपोत किसी दूसरे इलाके में आ जाए तो हलचल मचना तय है। बिल्कुल, हलचल मचती है। इसीलिए ये रातों रात नहीं होता। इसकी शुरुआत अक्सर बहुत छोटे और गैर विवादास्पद कदमों से होती है। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे अदन की खाड़ी में समुद्री लुटेरों के खिलाफ अभियान के नाम पर, जिसे एंटी पायरेसी ऑपरेशंस कहते हैं। अब वहां जहाजों की तैनाती करते हैं, दुनिया इसकी आदी हो जाती है। अच्छा, हाँ, ये तो एक ऐसा कारण है जिस पर कोई आपत्ति भी नहीं जता सकता। बिल्कुल। फिर आप वहां जहाजों की संख्या बढ़ाते हैं, उन्हें रोटेशन पर रखते हैं। धीरे धीरे एक अस्थायी गश्त एक स्थायी नौसैनिक उपस्थिति में बदल जाती है। समझ रही हूँ। और क्योंकि आप कोई नियम नहीं तोड़ रहे हैं, आप किसी सीमा का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, इसलिए सामने वाले के पास इसे रोकने का कोई कानूनी या कूटनीतिक आधार नहीं होता। आप उसी उदार समुद्री व्यवस्था का इस्तेमाल करके उस व्यवस्था के रक्षक को धीरे धीरे विस्थापित कर देते हैं। ये रणनीति वाकई चौंकाने वाली है। मतलब पुरानी व्यवस्था को ढहाने के लिए किसी बाहरी हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल नहीं। बल्कि उसी व्यवस्था की ईंटों को चुपचाप निकालकर एक नया महल खड़ा किया जा रहा है। लेकिन अगर हम इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करें तो एक सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। अगर उनका मुख्य डर सिर्फ मलक्का की दुविधा था, यानी दक्षिण पूर्व एशिया में अपने तेल के रास्तों को बचाना, तो फिर ये जहाज हजारों मील दूर फारस की खाड़ी और मध्य पूर्व तक क्यों पहुंच गए हैं? ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्या ये सिर्फ ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा है या इसके पीछे कोई और बड़ी आर्थिक वास्तुकला तैयार हो रही है? हमारा स्रोत इस बिंदु पर बहुत स्पष्ट जवाब देता है। ये अब सिर्फ समुद्री रास्तों से सुरक्षित तेल निकालने का मामला नहीं रह गया है। ये अब एक बहुत बड़े आर्थिक साम्राज्य को सुरक्षित करने के बारे में है। अच्छा, एक पूरा आर्थिक साम्राज्य? हाँ। फारस की खाड़ी में निरंतर चीनी नौसैनिक उपस्थिति दरअसल एक सुरक्षा गारंटी के रूप में काम कर रही है। और
ये गारंटी केवल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI के तहत बनाए गए बंदरगाहों या बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है। तो फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य उस ऊर्जा व्यापार को सुरक्षित करना है जो अब युआन मुद्रा में हो रहा है। यहाँ थोड़ा रुकते हैं। किसी मुद्रा को नौसेना की सुरक्षा की क्या जरूरत है? मतलब आमतौर पर हम सोचते हैं कि मुद्रा की ताकत उस देश की अर्थव्यवस्था, उसके विदेशी मुद्रा भंडार और बाजार के भरोसे से तय होती है। जी, अर्थशास्त्र का सामान्य नियम तो यही कहता है। तो इसमें युद्धपोतों का क्या काम? युआन में होने वाले व्यापार का नौसेना से क्या सीधा संबंध है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और पेट्रो डॉलर के तंत्र को समझना होगा। 1970 के दशक में अमेरिका ने सऊदी अरब जैसे देशों के साथ एक अघोषित समझौता किया था। हाँ, वो समझौता काफी मशहूर है। जी, समझौता ये था कि हम आपकी सत्ता और आपके तेल क्षेत्रों को सैन्य सुरक्षा देंगे और बदले में आप अपना सारा तेल केवल अमेरिकी डॉलर में बेचेंगे। और इसी व्यवस्था ने डॉलर को वैश्विक रिजर्व मुद्रा बना दिया था, है ना? बिल्कुल। अब अगर कोई देश चाहता है कि दुनिया भर में तेल का व्यापार डॉलर की जगह उसकी मुद्रा यानी युआन में हो, तो केवल आर्थिक समझौते काफी नहीं है। मतलब सिर्फ कागजी वादे काम नहीं आएंगे। सही कहा। जो देश तेल बेच रहे हैं उन्हें ये ठोस भरोसा चाहिए कि उनकी संपत्ति और उनके व्यापारिक मार्ग सुरक्षित हैं। जब फारस की खाड़ी में चीन के आधुनिक युद्धपोत लगातार गश्त लगाते हैं तो वे ऊर्जा उत्पादक देशों को ये स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि युआन में किया गया व्यापार अब केवल कागज पर नहीं बल्कि समंदर में भी सुरक्षित है। तो यहाँ सेना सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि वो सीधे तौर पर एक नई अर्थव्यवस्था की बॉडीगार्ड बन गई है। बिल्कुल सटीक कहा आपने, बॉडीगार्ड। वे उस विश्वास को भौतिक रूप दे रहे हैं जिस पर कोई भी फियात मुद्रा टिकती है। ये पूरी दुनिया की डॉलर पर निर्भरता को कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और बेहद सोचा समझा कदम है। जी, और ये कदम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब मध्य पूर्व और फारस की खाड़ी में ये सब इतना खुलकर हो रहा है तो अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या है? स्रोत इस बिंदु पर दुविधाओं का गुणा या डिलेमा मल्टीप्लिकेशन जैसी एक दिलचस्प शब्दावली का इस्तेमाल करता है। ये कैसे काम करता है? देखिए, दुविधाओं का गुणा एक क्लासिक रणनीतिक सिद्धांत है जहां आप अपने प्रतिद्वंदी को ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां उसे एक साथ कई खराब विकल्पों में से चुनना पड़े। एक तरह का जाल। अमेरिका भले ही दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति हो, लेकिन उसके संसाधन भी असीमित नहीं हैं। युद्धपोतों की संख्या, उनका रखरखाव का चक्र और सबसे बढ़कर रणनीतिक ध्यान, ये सब एक सीमित बजट और क्षमता के दायरे में आता है। हाँ, सब कुछ एक साथ तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। जब चीन मध्य पूर्व में अपनी स्थायी उपस्थिति दर्ज कराता है तो वो अमेरिका को मजबूर करता है कि वो अपने इन सीमित संसाधनों को बांट दे। इसे हम किसी शतरंज के खेल की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही तनावपूर्ण व्यावहारिक स्थिति से समझ सकते हैं। ये ऐसा है जैसे मान लीजिए किसी बहुत बड़े अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सिर्फ एक ही टॉप सर्जन हो। अच्छा। हाँ, अब तक वो सर्जन केवल एक विशेष वार्ड पर ध्यान दे रहा था, लेकिन अचानक उसी वक्त अस्पताल के दूसरे कोने में आईसीयू में भी एक गंभीर मामला आ जाए। अब वो सर्जन एक ही समय में दोनों जगह तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। उसे ये तय करना होगा कि वो अपने सीमित समय और कौशल को कहाँ लगाए, और जहाँ भी वो नहीं होगा वहाँ बड़ा नुकसान होना तय है। ये एक बेहतरीन उपमा है। बिल्कुल यही स्थिति आज अमेरिकी नौसेना की है। अमेरिका के लिए प्रशांत महासागर, विशेष रूप से ताइवान और दक्षिण चीन सागर का इलाका एक रणनीतिक प्राथमिकता रहा है। हाँ, वहाँ उनका ध्यान हमेशा से केंद्रित रहा है। लेकिन अब मध्य पूर्व के होर्मुज क्षेत्र में इस नई नौसैनिक चुनौती ने अमेरिका के सामने एक गंभीर शून्य योग यानी जीरो सम संकट खड़ा कर दिया है। तो अगर वे एक जगह जाते हैं तो दूसरी जगह कमजोर पड़ जाती है। यही बात है। अगर अमेरिका अपने जहाजों को मध्य पूर्व में केंद्रित करता है तो प्रशांत क्षेत्र में उनकी ताकत कमजोर पड़ जाती है, जिससे वहां प्रतिद्वंदी को अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल जाता है। और अगर वे इसका उल्टा करते हैं, अगर वे मध्य पूर्व से ध्यान हटाकर सारा जोर प्रशांत महासागर पर लगाते हैं तो फारस की खाड़ी में एक ऐसा शून्य या वैक्यूम पैदा हो जाता है जिसे भरने के लिए एक नई महाशक्ति पहले से ही वहां मौजूद है। बाप रे, ये तो वाकई बहुत बड़ी दुविधा है। इसे ही दुविधाओं का गुणा कहा गया है। संसाधनों का बंटवारा और हर मोर्चे पर जोखिम का बढ़ना। यह रणनीति तो विरोधी को हराने से ज्यादा उसे उलझाकर थका देने पर आधारित लगती है। लेकिन जब दो बड़ी महाशक्तियां दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा केंद्र में इस तरह आमने सामने होती हैं तो
वहाँ के क्षेत्रीय देश क्या कर रहे हैं? ये एक बहुत ही अहम पहलू है इस पूरी चर्चा का। मतलब जो देश दशकों से अमेरिका के पक्के सहयोगी रहे हैं, वे इस बदलते हुए शक्ति संतुलन को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या वे बस चुपचाप इंतजार कर रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्षेत्रीय शक्तियां कभी भी निष्क्रिय दर्शक नहीं होती। स्रोत इस बात पर विशेष जोर देता है कि चीनी नौसैनिक गतिविधि के इस सामान्यीकरण ने कूटनीतिक और रणनीतिक तालमेल का एक नया सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। आमतौर पे जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे की बात करते हैं तो दिमाग में बंदरगाह, पुल या गैस पाइपलाइन की तस्वीर आती है। ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और ये काम कैसे करता है? हाँ, नाम से ऐसा लग सकता है, लेकिन यहाँ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब भौतिक निर्माण से नहीं है, बल्कि कूटनीतिक संबंधों, संस्थागत विश्वास और रणनीतिक साझेदारियों के नए ढांचे से है। अच्छा, मतलब एक अदृश्य नेटवर्क। बिल्कुल। जब क्षेत्रीय देश, खासकर खाड़ी देश, ये देखते हैं कि अमेरिका अब घरेलू राजनीति में उलझा हुआ है या हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने के कारण भविष्य में मध्य पूर्व के तेल पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी। हाँ, ये तो एक वास्तविक डर है उनके लिए। तो वे अपने सबसे बड़े भविष्य के ग्राहक की ओर मुड़ते हैं। और जब वो ग्राहक अपनी मुद्रा, अपनी अर्थव्यवस्था और अब अपनी नौसेना के साथ उनके दरवाजे पर खड़ा हो, तो क्षेत्रीय देश अपनी रणनीतियों को हेज करना शुरू कर देते हैं। हेजिंग मतलब अपने विकल्पों को खुला रखना, सही? जैसे शेयर बाजार में निवेश करते समय लोग अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में नहीं लगाते, ताकि अगर एक डूबे तो दूसरे से भरपाई हो सके। बिल्कुल सही तुलना की आपने। वे रातों रात अमेरिका से अपने संबंध नहीं तोड़ रहे हैं। हाँ, अचानक ऐसा करना तो बेवकूफ़ी होगी। जी, लेकिन वे अब अपनी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और मुद्रा व्यापार के लिए पूरी तरह से केवल एक ही महाशक्ति पर निर्भर रहने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहते। तो इस सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का जमीनी असर क्या दिखता है? ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर संयुक्त सैन्य अभ्यासों, वैकल्पिक वित्तीय प्रणालियों और नए कूटनीतिक समझौतों के रूप में दिखाई देता है। क्षेत्रीय देश इस नई व्यवस्था को अपने लिए एक बैकअप प्लान की तरह देख रहे हैं। तो इसका असल मतलब क्या है? सुनने वालों के लिए अगर हम इसे समेटें, तो क्षेत्रीय देशों को अब समझ आ गया है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय या यूनिपोलर नहीं रही है, इसलिए वे दोनों तरफ अपने कूटनीतिक तार जोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, यही हो रहा है जमीनी स्तर पर। ये पूरी चर्चा वाकई उन तमाम मान्यताओं को चुनौती देती है जो दशकों से वैश्विक राजनीति का आधार रही हैं। अगर हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण के अलग अलग धागों को एक साथ पिरोने की कोशिश करें तो तस्वीर कुछ इस तरह उभरती है। बताइए। शुरुआत होती है मलक्का की दुविधा से, जो ऊर्जा असुरक्षा का एक बहुत बड़ा डर था। उस डर ने एक देश को मजबूर किया कि वो केवल अपनी तटरेखा की रक्षा करने वाली सेना को बदलकर एक ऐसी वैश्विक नौसेना बनाए जो पूरी दुनिया के समंदर नाप सके। और फिर बिना कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़े केवल नौवहन की स्वतंत्रता के उन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके जिन्हें पश्चिमी देशों ने ही बनाया था, इस नई नौसेना ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री चोक पॉइंट्स पर अपनी मौजूदगी को सामान्य बना लिया। हाँ, और ये सामान्य मौजूदगी सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी। इसने फारस की खाड़ी में युआन मुद्रा और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एक ठोस सुरक्षा गारंटी का काम किया। बिल्कुल, डॉलर पर निर्भरता को कम करने का एक सीधा तंत्र विकसित किया। और इन सब ने मिलकर पुरानी महाशक्ति को एक ऐसी दुविधा में फंसा दिया जहां उसे अपने सीमित संसाधनों को कई मोर्चों पर एक साथ बांटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसी पूरे खेल को देखते हुए दुनिया भर के क्षेत्रीय देशों ने भी अपने कूटनीतिक विकल्पों को खुला रखना, यानी हेजिंग करना शुरू कर दिया है। मैं पूरी तरह सहमत हूं। इस विश्लेषण का निचोड़ यही है, ये इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे लंबी अवधि की सोच और संसाधनों का रणनीतिक इस्तेमाल किसी भी स्थापित विश्व व्यवस्था को अंदर से बदल सकता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा परिवर्तन है जो शोर मचाकर नहीं, बल्कि पूरी खामोशी और निरंतरता के साथ हो रहा है। तो इस गहन चर्चा के अंत में जब कोई इस पूरी तस्वीर पर गौर करता है तो एक ऐसा सवाल उभरता है जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। इतिहास हमें सिखाता है कि विश्व व्यवस्थाएं अक्सर बड़े युद्धों, संधियों या आर्थिक पतन के बाद बदलती हैं। जी, इतिहास तो यही कहता है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक भी गोली चले बिना केवल जहाजों की शांतिपूर्ण मौजूदगी,
व्यापारिक नियमों के चतुराई भरे इस्तेमाल और एक नई आर्थिक वास्तुकला की बदौलत पूरी वैश्विक सैन्य और आर्थिक व्यवस्था अपनी धुरी बदल रही है। वाकई ये सोचने वाली बात है। तो जो लोग इस पर गौर करते हैं उनके लिए ये सवाल है कि क्या हमें 21वीं सदी में जीत और शक्ति की अपनी पुरानी परिभाषाओं को ही पूरी तरह से बदलने की जरूरत नहीं है? क्या असली ताकत अब वो नहीं है जो हथियारों के शोर में दिखाई दे, बल्कि वो है जो बिना आवाज किए नियमों के दायरे में रहकर पूरी दुनिया के भविष्य का रुख अपनी तरफ मोड़ दे? ये एक बहुत ही गहरा विचार है। इस सवाल पर जरूर विचार करने की आवश्यकता है। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय की गहराइयों में फिर उतरेंगे।